नमस्कार मित्रों, मैं हूं नंदन बनारस से। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो भी उसी लीवर ट्रांसप्लांट से जो रिलेटेड जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसी की एक वीडियो होगी। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे कि ट्रांसप्लांट के पहले जो फैमिली का और जो पेशेंट का जो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है उसके बारे में, उस बारे में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किए। और आज की वीडियो में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। जब लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी को फाइनल कर देते हैं डॉक्टर, और जब पेशेंट और उसके फैमिली वाले भी एग्री कर जाते हैं, उसके बाद जो होने वाले टेस्ट्स हैं और उनका जो संबंधित जो समय लगता और क्या परेशानियां आ सकती हैं, इस बारे में मैं आज थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बस डॉक्टर ने बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो वो कभी भी आ जाएंगे और तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत तैयारी लगती है इसमें। एक पूरी अलग अलग डॉक्टर्स की एक टीम काम करती है। सबका क्लियरेंस हो जाने के बाद तभी ट्रांसप्लांट संभव है। तो ये अपना जो दिमाग में कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न होता है कि हम कभी भी आएंगे और तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी कि पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं होता, वो मोस्ट रीसेंट जो टेस्ट होते हैं उनके रिपोर्ट्स के आधार पर ही इवैल्यूएशन करके तभी डॉक्टर्स आगे ट्रांसप्लांट में जाते हैं सर्जरी के लिए। तो जो सबसे जो ज़रूरी जो इनिशियल जांचें होती हैं वो आपका ब्लड से संबंधित जांचें होती हैं। जैसे आपके एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट का जांच ज़रूरी है। उसके अलावा आपके किडनीज़ की जांच होती हैं। अमूमन साधारण भाषा में केएफटी उसको बोलते हैं या आरएफटी बोलते हैं, रेनल फंक्शन टेस्ट। और इसके माध्यम से वो आपके लीवर का और किडनीज़ का इवैल्यूएशन करते हैं कि आपकी लीवर और किडनी किस कंडीशन में है, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के लायक भी एक कंडीशन होती है। अगर उस कंडीशन में आपकी बॉडी है तभी ट्रांसप्लांट हो सकता। जैसे किडनीज़ के टेस्ट में आपका पोटेशियम, सोडियम, इन चीज़ों की रीडिंग आती है, आपका क्रेटिनिन का रीडिंग आता, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता। मुझे आज भी याद है, एक पेशेंट थे, उनको केवल पोटेशियम थोड़ा सा हाई होने की वजह से सर्जरी के बेड से उनको वापस कर दिया गया था। और एक दूसरे पेशेंट को भी हम देखे थे जो कि तकरीबन 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, केवल इसलिए ताकि उनका पोटेशियम लेवल नॉर्मल हो और तब जा करके वो सर्जरी में जा सके। उनका लीवर ट्रांसप्लांट का सर्जरी नहीं था, उनका बेसिकली गॉल ब्लैडर का सर्जरी होना था, लेकिन उनका पोटेशियम बड़ा लो रहता था। तो इसकी वजह से डॉक्टर उनको 15 दिन से ज़्यादा तक स्टे करा रखे थे हॉस्पिटल में ही। तो कहने का ये मतलब है कि काफ़ी ढेर सारे टेस्ट, स्कैन्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं, एमआरसीपी करके एक स्कैन होता है, वो किया जाता है आपके लीवर की कंडीशन को देखने के लिए। फिर आपका बोन स्कैन, हड्डियों की जांच कि आपका बॉडी किस कंडीशन में, आपकी हड्डियां किस कंडीशन में हैं। और फेफड़ों की जांच के लिए वो एक टेस्ट होता जिसमें वो आपको एक मशीन पे वो टेस्ट करते हैं, और उसमें आपको बोलते हैं कि आप खूब तेज़ से उसमें फूंकिए और फिर खूब तेज़ से सांस खींचने को बोलते हैं। बेसिकली उसके द्वारा वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके फेफड़े में जान कितना फंक्शन कर रहा। उसके अलावा ईसीजी और दूसरे फेफड़े से संबंधित जांच, मुझे अभी भी याद है, एक मेरा टेस्ट किया गया था फेफड़े का ही। उसमें वो मुझे एक विशेष प्रकार की दवा नसों के माध्यम से दी है, और वो दवा जाते ही मेरे बॉडी में मेरा हार्ट बीट बड़ा तेज़ी से बढ़ गया, बहुत तेज़ी से। और इसी चीज़ की रीडिंग लेना चाहते थे वो, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब आप सर्जरी में जाते हैं तो उस समय सर्जरी के दौरान आपका हार्ट कितना मजबूत है, कितने बीट्स तक वो जा रहा है, ये चीज़ें उनको जानना थोड़ा ज़रूरी होता। तो वो एक विशेष दवा दे करके मेरा हार्ट बीट बढ़ा दिया गया था। और उतने से भी उनका टारगेट शायद था कि 180 या 190 पल्स रेट पर वो ले जाना चाहते थे। और वो केवल दवा देने से नहीं वो पहुंच पा रहा था उस रीडिंग पर। तो मुझसे बोला गया कि अपने पैर को साइकिल की तरह से चलाओ ताकि उससे थोड़ा और
तेज़ी से हार्ट बीट, आपका पल्स रेट बढ़ जाए। और फाइनली जब वो अचीव हो गया, 3 या 4 बार हमको ऐसा करना पड़ा था, तब जा कर के वो टारगेट पे पहुंचा 190 195 के आसपास। तो वो फेफड़ों की जांच किए थे, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेना पड़ता, ख़ास करके उन लोगों को जो लोग किसी अल्कोहलिक एडिक्शन की वजह से अगर वो ट्रांसप्लांट में गए हैं तो, क्योंकि उसमें वो डॉक्टर्स ये देखना चाहते कि आप कम से कम 6 महीने इन चीज़ों से दूर रहे हैं, और अगर आप दूर हैं तो आपके बॉडी में किसी तरीके का कोई साइकोलॉजिकल आपको दिक्कत महसूस हुई, सोने में दिक्कत हुई, या दोबारा से आप एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट से भी क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है। अब ये आपकी MRCP हो गई, बोन स्कैन हो गया, साइकोलॉजिस्ट से क्लियरेंस हो गई, और ब्लड के टेस्ट। उसके अलावा कैंसर से रिलेटेड भी जांचें की जाती हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर वो रोग बीमारी इस तरीके की कुछ है आपके बॉडी में, तब आप ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा सकते। उनमें से एक है कैंसर भी, जो कि मेरे साथ केस हो गया था। लास्ट मोमेंट जिस समय मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, उसके तकरीबन शायद 1 महीने पहले डॉक्टर्स ने मुझे भेजा पेट सीटी के लिए। पेट सीटी एक विशेष प्रकार का स्कैन होता है, उसमें ये बेसिकली ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन जो है उस डिपार्टमेंट का ये स्कैन है, बड़ा एडवांस लेवल का स्कैन होता। उसमें वो करते क्या है कि वो आपके बॉडी में कोई न्यूक्लियर मेडिसिन डालते हैं, और वो मेडिसिन आपकी नसों से आपके पूरे बॉडी में हर जगह जाती है, और वो दवा डालने के बाद वो आपको पानी पीने के लिए बोलते हैं, और कुछ 1-1.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। वो पानी में भी कुछ दवा मिला के बोलते हो, और आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक दवाइयाँ होंगी वो। कि जब मुझे उस टेस्ट के लिए ले जाया गया, तो मेरे एक छोटे कमरे में, स्कैन के कमरे के पहले एक छोटे कमरे में हमको लिटा दिया गया था, और वहाँ पे वो जो न्यूक्लियर मेडिसिन थी इंजेक्शन के माध्यम से मेरे बॉडी में डाला गया, और उसके बाद मेरे अटेंडेंट को बोला गया कि आप 15-15 मिनट पे अंदर जाइए, पेशेंट को पानी पिलाइए और पिला कर के वापस आ जाइए। उसको भेजने के पहले भी मेरे अटेंडेंट का भी वो बाकायदा उनसे पूछताछ हुई थी कि कहीं अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग लेडी तो नहीं है, और कुछ और क्वेश्चंस उनके लिए था। प्रेग्नेंट औरत नहीं होनी चाहिए वो उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो जो न्यूक्लियर मेडिसिन जब बॉडी में जाता है तो बॉडी से वो रेजेस निकलती हैं पेशेंट के, जो कि अटेंडेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अटेंडेंट को पेशेंट के साथ लगातार रहना अलाउ नहीं था। हर 10-15 मिनट पे ये बोला गया था कि आप जाइए, पानी पिलाइएगा और वापस तुरंत चले आइएगा, अंदर नहीं रहना, क्योंकि पेशेंट की बॉडी से खुद रेज निकल रही होंगी। तो फिर वो आधी घंटा 45 मिनट के बाद फिर हमको एक मशीन में अंदर डाल दिया गया था, और वो पूरे बॉडी का स्कैन करने के लिए, मोस्टली पेट का। तो उसमें उनको वो होता क्या है कि वो जब उस स्कैन की जो इमेज आती है, और अगर कहीं भी शरीर में गांठें हैं, तो वो जो दवा नसों के माध्यम से अलग अलग जगह बॉडी में गई है, और अगर कहीं भी गांठ होगी तो स्कैन की इमेज में वो बड़ा चमकता हुआ हिस्सा नज़र आएगा। तो उससे डॉक्टर को ये आइडिया लग जाता है कि इस जगह पे गांठ है, और फिर उसके बाद वो फर्दर उसका डिटेल टेस्ट करने के लिए कि किस तरह की गांठ है, क्या कैंसरस है या क्या है, उसके लिए वो दूसरे तरह का टेस्ट करते हैं। लेकिन एक आइडिया लेने के लिए कि कहीं गांठें हैं नहीं, वो पेट सीटी स्कैन करना बड़ा ज़रूरी होता। तो उसमें और कैंसर से संबंधित दूसरी ब्लड टेस्ट वगैरह भी, वो पीवका की रीडिंग और 2-3 और टेस्ट, हमको एग्जैक्टली पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन दूसरे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जो कि जिसका रीडिंग मेरा बहुत ज़्यादा हाई था। जो नॉर्मली 30 या 40 होना चाहिए, मेरा 800-1000 के आसपास था। और वो जो पेट सीटी स्कैन किए उसमें भी उनको मेरे लीवर में गांठें दिखी थी, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर आए और बोले कि हमको पेट सीटी में आपके गांठें नज़र आई हैं, और हमको इसमें फर्दर और टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ये कैंसरस गांठें हैं तो अभी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। फिर आपको पहला कैंसर के ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा, जो कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो भी डॉक्टर डिसाइड करें, उसके बाद फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। बहुत बड़ा वो शॉक था मेरे लिए, एकदम लास्ट मोमेंट पे
पहले से ही इतना ज़्यादा परेशानी के बावजूद एकदम लास्ट मोमेंट पर वो इतना बड़ा दिक्कत आ गया। तो उसके लिए दोबारा से हमको सीटी स्कैन के लिए भेजा गया था, ये देखने के लिए कि वो जो गांठ का इन्फेक्शन है वो केवल लीवर में है या लीवर के बाहर स्प्रेड हो चुका है। अगर लीवर में होता तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन लीवर के बाहर स्प्रेड हो गया होता तो ट्रांसप्लांट टलना था। लेकिन जब वो सीटी स्कैन में गए तो उसमें स्कैनिंग में उनको ये पता चला कि जो भी इन्फेक्शन है, जो गांठें हैं, उसका इन्फेक्शन केवल अभी मेरे लीवर में ही था, वो बाहर नहीं गया था, इस वजह से मेरा ट्रांसप्लांट हो पाया। तो अब इस प्रोसेस में ही हफ्ते भर तकरीबन लग गए थे, वो पेट सीटी करना, उसकी रिपोर्ट आना, फिर उसके बाद वो दोबारा टेस्ट वगैरह ब्लड वगैरह का किए, और फिर उसके बाद सीटी स्कैन, तो इसमें ही तकरीबन 1 सप्ताह लग गया था। उसके अलावा तमाम तरह की जो आपको एनेस्थीसिया के डॉक्टर से क्लियरेंस, वो ये देखना चाहते हैं कि आपको कितने डोज की दवा की ज़रूरत होगी सर्जरी के दौरान, क्योंकि हर किसी का बॉडी, और आप ये ना सोचिएगा कि बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से 2 आदमी अगर सिमिलर हैं तो उनको एक डोज की दवा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से अलग अलग दवाओं को रिएक्ट करती है, तो उसके हिसाब से वो स्पेशल डॉक्टर वो केवल यही जांचना चाहते हैं कि जब सर्जरी होगी तो उस समय आपको कितने ज़्यादा दवा देनी पड़ेगी जिससे आप कांस्टेंट बेहोशी में रहें सर्जरी के दौरान, क्योंकि सर्जरी 14 घंटे से 20 घंटे तक भी चल सकती है। तो उनका क्लियरेंस चाहिए होता है, वो अलग अलग, वो कुछ अलग टेस्ट करते हैं। उनका टेस्ट बेसिकली थोड़ा क्वेश्चन आंसर टाइप का ज़्यादा होता, न कि ब्लड वगैरह स्कैनिंग ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। तो बेहोशी वाले डॉक्टर से क्लियरेंस, फिर सीटी स्कैन, एमआरसीपी, कैंसर की जांच, फेफड़ों की जांच, बोन स्कैन, किडनी फंक्शन टेस्ट, इस तरीके से करके ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर बड़ा तेज़ी से भी किया जाए, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज की जांच, सेकंड स्टेज की जांच, थर्ड स्टेज की जांच, फोर्थ स्टेज की जांच, अगर ये बड़ा तेज़ी से भी हो तो भी तकरीबन ये 10 दिन का टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर उसी के साथ साथ में आपके जो डोनर हैं उनका भी मोर और लेस सेम टेस्ट होता, ये भी देखने के लिए कि उनकी भी हेल्थ जो डोनर की है वो ठीक होनी चाहिए। अगर बाहर से लीवर मिला है किसी मृत व्यक्ति का तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर लिविंग डोनर है तो उनकी भी सेम टेस्ट लगभग होती हैं, क्योंकि डॉक्टर का प्रेफरेंस हमेशा होता है आपके डोनर को स्वस्थ रखना, बचाना, वो ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर के लिए। तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। फिर उसके बाद सर्जरी वाले टाइम पर लास्ट मोमेंट पे भी वो दोबारा से लगभग सभी जो नॉर्मल टेस्ट हैं वो रिपीट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि लास्ट मोमेंट पर तो कहीं कुछ ऊपर नीचे रिपोर्ट्स में नहीं हो गया, क्योंकि थोड़ी सी भी किसी भी तरह का छोटा सा भी इन्फेक्शन आपके बॉडी में बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर सकता। अगर यदि किसी को डेंटल प्रॉब्लम है उसका क्लियरेंस लेना पड़ सकता। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक छोटा सा छेद मेरी दांत में होने की वजह से तकरीबन 1.5 महीने के आसपास मेरा ट्रांसप्लांट टल गया था, क्योंकि न उसमें कोई दर्द था, न किसी तरीके का कोई सेंसेशन, कुछ भी नहीं, केवल एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्पॉट था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए हमको डेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा डेंटिस्ट से। अभी मेरे हॉस्पिटल में डेंटिस्ट तो थे, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं थी कि जो ट्रीटमेंट मुझे चाहिए था वो कर सकें, तो उसके लिए मुझे बाहर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा, और कंडीशन ऐसी नहीं थी कि कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करना चाहता था, PTINR बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इन सब के बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ये ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के संबंध में बनाई है कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत में इसका इलीगल ट्रेडिंग होने लगा था। लोग किसी भी गरीब व्यक्ति को या कहीं से झूठ बोल करके लोगों को ले आते थे और उसको ज़बरदस्ती करा करके उसका ऑर्गन निकलवा लेना और फिर ट्रांसप्लांट कराना, फिर उस व्यक्ति का कोई हेल्थ का केयर नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके की तमाम आपको केसेस सुनने में मिल जाएंगे। मैंने तो सुना नेपाल में तो एक बाकायदा सिंडिकेट चलता है इसका, और बड़ा बुरा प्रभाव हुआ, कई लोग उसमें मर गए। तो इसलिए भारत सरकार इस पर बहुत ही कठिन रूल्स और रेगुलेशन बनाई है, जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ के का आपको पूरा करना पड़ता है, वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। बेसिकली इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी होती है, जो कि जिन हॉस्पिटल्स में ट्रांसप्लांट होता वहाँ उनकी अपनी खुद की एक कमेटी का कोई नहीं तो कोई मेंबर होता ज़रूर, जो कि पेशेंट से और पेशेंट की फैमिली से
जो उनका डोनर है उससे वो इंटरव्यू करते, वो जांच पड़ताल करना चाहते कि कहीं किसी प्रेशर में तो नहीं डोनर है, और उनसे क्लियरेंस होने के बाद आपको जो लोकल हाई कोर्ट होता है वहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ता। ये चीज़ें बेसिकली हॉस्पिटल अरेंज कर देते हैं। एक बार वो हॉस्पिटल की कमेटी क्लियरेंस कर दे, डॉक्टर से अप्रूव कर दें, तो हाई कोर्ट वाला परमिशन अमूमन मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी 1-2 दिन का प्रोसेस होता है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा ये जो टेस्ट वगैरह ये होते हैं अलग अलग तरीके के, इसको आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम गए तुरंत और तुरंत मेरा हो गया सर्जरी। तमाम तरीके के टेस्ट होते हैं और ये सभी चीज़ें जब ये क्राइटेरिया में फिट बैठता है तभी आप ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा ज़रूर। और जैसा मैंने पहले बोला, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मेरा किसी मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना है, लेकिन इस तरीके की वीडियो खुद बनाता हूँ क्योंकि मेरा खुद लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था नवंबर 2020 में ILBS न्यू दिल्ली में। तो बस मेरा ये मानना था कि थोड़ी अपनी अनुभव शेयर करें, ताकि जिस कन्फ्यूज़न से और जो परेशानियों से मैं गुजरा या दूसरे लोगों को देखता हूँ कि इतना परेशान होते, शायद उसमें कुछ मदद मिल पाए। किसी भी हालत में हम आपको जो भी बताएं, ये मेरा केवल व्यक्तिगत अनुभव था। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको अपना डिसीज़न नहीं लेना है, ये आपको केवल एक आइडिया देने के लिए है। बाकी केवल अपने डॉक्टर्स का कहना माने, जो डिसीज़न वो लेते हैं वही बेस्ट होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।